तो स्वागत है आपका। मैं मीनाक्षी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एएसपी जयपुर कोचिंग सेंटर के अंदर, जिसमें हम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में देखा कि हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, और जेनेटिक्स में हमने जेनेटिक्स का बेसिक पढ़ा कि आनुवांशिकी या वंशागति किसे कहा जाता है, विभिन्नताएं किसे कहा जाता है। और उसके बाद में हमने देखा कुछ शब्दावली जो हमारे इस चैप्टर के अंदर काम आएगी, और जिन शब्दों को आप बार बार देखोगे तो उनका मतलब हमने पहले ही आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपके एग्जाम से जुड़ी कुछ चीज़ें जो और हम एक्स्ट्रा आज आपको बताने वाले हैं, इससे शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इनका जो जन्म था वो बेसिकली 20 जुलाई 1822 में हुआ था, और इन्होंने आनुवांशिकी के ऊपर सबसे पहले प्रयोग करना क्या करा, प्रारंभ किया। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, ये सवाल भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जो जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे, आपके बेटसन। बेटसन के बारे में एक और बात बता दूं, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि कुछ बच्चों ने कहा कि जो जीन शब्द है वो बेटसन के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल गलत है। एलील शब्द यानी कि युग्म विकल्पी शब्द जो है उसे बेटसन के द्वारा दिया गया था। जीन शब्द जो है उसे जॉनसन के द्वारा दिया गया था। तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर ले। इसके बाद वाले में हम आपको ये भी बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के अंदर आनुवांशिकी के जनक जो है वो कौन रहे थे, मॉर्गन। ठीक है। और मॉर्गन ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो बेसिकली किस पे किए थे, ड्रोसोफिला नाम की मक्खी पर किए थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मानव आनुवांशिकी के जनक, जहां पर मानवों के ऊपर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये जो साइंटिस्ट रहे ये कौन रहे, गेरोड। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आपसे सीधे पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक सही जवाब को क्या लगाना है, टिक लगाना है। चलिए, ये तो बहुत इजी सा पार्ट था। आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं शब्दावली पर, यानी कि हम कल वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कल शब्दावली में देखा था जीन। मैं एक छोटा सा आप लोगों को फिर से क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ। जीन जो कि मैंने बताया था डीएनए का कोई खंड जो कि क्या कर रहा है, किसी लक्षण को धारण करता है और उस लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। तो जीन क्या है, डीएनए का खंड है जो आपके अंदर किसी लक्षण को कंट्रोल कर रही है। जैसे कि आपके आंखों का रंग, ठीक है, नीला है, भूरा है, काला है। ठीक है। जिसे कौन कंट्रोल कर रही है, जीन कंट्रोल कर रही है। ठीक है। हाँ, जीन शब्द जो था वो किसने दिया, जॉनसन ने दिया। जॉनसन ने। जीन शब्द को मेंडल ने नहीं दिया था। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। मेंडल इसे फैक्टर या कारक कहते थे, उन्हें जीन शब्द का बारे में पता ही नहीं था। तो जीन शब्द जो था वो जॉनसन ने दिया था, और ये शब्द दिया गया था 1909 के अंदर। दूसरा शब्द आता है आपके पास में अलील या फिर युग्म विकल्पी, जो मैंने आपको बताया था कि आपके जीन की एक से अधिक क्या हो, रूप हो। ठीक है। एक से अधिक ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म हो उन्हें आप क्या कहते थे, अलील। ये पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि मान लो लंबाई हो गई जीन, हाइट की हो गई जीन। अब वो या तो लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, ये उसके दो भिन्न भिन्न प्रारूपिक क्या हो गए, रूप हो गए। ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हो, एलील या फिर युग्म विकल्पी। और जो एलील शब्द है, मैंने ये 2 शब्द यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि कुछ बच्चे बेटसन ने जीन शब्द दिया ये कह रहे थे, इसलिए मैंने इस दोनों वर्ड्स को आज वापस से यहाँ पर लिया है। तो जो एलील शब्द है ये किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, और इन्होंने ये शब्द 1906 में ही दे दिया था। तो सोचिए 1909 में जीन शब्द आया, पहले एलील शब्द आ चुका था। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम इन प्रयोगों में या फिर जेनेटिक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और शब्दावली में आप एक F1 पीढ़ी को बार बार सुनेंगे। ये F1 पीढ़ी क्या है, देखिए। F1 पीढ़ी है वह संतति जो जननिक रूप से भिन्न 2 जनकों के मध्य संकरण से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। जननिक रूप से भिन्न का मतलब है जाति समान है, परंतु उनमें एक नर है और एक क्या है, मादा है। सेक्सेस उनके क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ रहा है। 2 अलग अलग सेक्सेस यानी एक मेल और फीमेल, नर व मादा के बीच में संकरण से जो पहली संतान पैदा हुई है उसको आप क्या कह देते हो, F1 जनरेशन कह देते हो। ठीक है। चलिए, दूसरा आता है आपके पास में F1 F2 पीढ़ी। अब जो F1 पीढ़ी होगी उन्हीं में आपस में क्या हो, जब आप संकरण करवाएं, ठीक है, तो उसे आप क्या कह देंगे, F2 पीढ़ी कह देंगे। इसे अभी मैं आगे एग्जाम्पल में भी समझाऊंगी, लेकिन इसे कुछ ऐसे भी समझ लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मटर के पादप को लेते हैं। मटर के पादप में आपने एक लंबे पादप का एक बौने पादप से क्या करवाया, क्रॉस करवाया, यानी कि संकरण करवाया। तो संकरण करवाने पर सबसे पहला जो बना, मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगी आप लोगों को। मैं सिर्फ अभी इसे समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे बता रही हूँ। ये थोड़ा और इलेबोरेटेड फॉर्म के अंदर या थोड़े और अच्छे से समझाया जाएगा क्रॉस आपको या संकरण आपको। तो ये जो पीढ़ी पैदा हुई ये कौन सी हो गई, F1 पीढ़ी।
अब जब यही पीढ़ी से भाई ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ऐसी बहुत सारी F1 संततियां पैदा होगी, जब ये F1 संततियां आपस में ही क्या करेगी, आपस में संकरण करेगी, तो जो इनसे नई पीढ़ी प्राप्त होगी, जैसे कि अगर आपको याद है तो टी और स्मॉल टी, ये जो प्राप्त होंगी इन्हें आप क्या क्या देते हैं, F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी क्या है, वह संतति जो जननिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न हुई, और फिर F2 पीढ़ी के ही जो बने उत्पत्ति, जो F1 पीढ़ी के जो संकरण से जो क्या बने थे, आपकी संतति पैदा हुई थी, जब वो क्या हुई, परिपक्व हुई, तो उनके बीच में आपस में क्या जनन से या संकरण से जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी उसे आप क्या कह देंगे, F2 पीढ़ी कह देंगे। चलिए आगे का एक और देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारे पास में प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, किसी भी युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी का मतलब क्या है, आपकी एलील, आपकी जेनेटिक्स। जैसे कि मैं इसे एग्जांपल में ले लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी जीन है आपके पास में कौन, लंबाई। अब इस लंबाई के अंदर या तो क्या होगा, कोई बहुत ज्यादा लेंथ में लॉन्ग होगा, यानी कि इसे आप क्या कहोगे, लंबा कहोगे, या फिर आप इसे क्या बोलने वाले थे, बौना बोलने वाले थे, और इसे दिखाने के लिए आपने टी शब्द का प्रयोग किया, और इसे दिखाने के लिए इनवर्स का मतलब अल्फाबेटिक फॉर्म में आप इन्हें ऐसे दिखा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मकी या विषम युग्म की दोनों स्थिति में ही स्वयं को व्यक्त करे, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे इसे समझिए, जो कि मैंने अभी एक क्रॉस किया था, यहाँ पर कैपिटल टी अंग्रेजी वर्णमाला में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है लंबा, और इसका मतलब है बोना, यानी कि स्मॉल टी किसको दिखा रहा है, लंबे को, और सॉरी कैपिटल टी किसको दिखा रहा है, लंबे को, और स्मॉल टी वाला किसको दिखा रहा है, बौने को, ठीक है। अब इनसे जो F1 जनरेशन बनी है उसमें एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया है, लेकिन ये पादप फिर भी देखने में कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। यानी कि अगर कैपिटल टी फॉर्म में आया तो भी लंबेपन वाली क्या रही, अपने आप को प्रदर्शित कर पाई, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी थी तो भी लंबेपन ने क्या किया, या लंबेपन का जो आपका युग्म विकल्पी है उसने आपको, एलील ने क्या किया, अपने आप को शो किया है, छोटे वाले टी के प्रभाव को क्या कर दिया है, दबा दिया है, तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण का मतलब है कि जब कोई युग्म विकल्पी जोड़े का कोई युग्म विकल्पी या तो समयुग्म की अवस्था में, यानी कि या तो ये अवस्था हो या फिर ये वाली अवस्था हो, दोनों ही अवस्था में जब स्वयं को व्यक्त करता हो, यानी कि इस अवस्था में होने पे भी पादप लंबा होगा, ये तो था ही, इस अवस्था में भी होने पर स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया जाएगा और पादप कैसा होगा, लंबा होगा। तो चाहे समयुग्म की अवस्था हो चाहे विषम युग्म की अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में वह लक्षण, ठीक है, वह एलील जो अपने आप को व्यक्त कर पा रही है उसे आप क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। अप्रभावी लक्षण क्या होगा, अप्रभावी लक्षण वह एलील जो अपने आप को विषम युग्म की अवस्था के अंदर नहीं दर्शा पाई, उसे आप क्या कह देंगे, अप्रभावी लक्षण कह देंगे। तो यह हुआ आपका प्रभावी लक्षण के बारे में और अप्रभावी लक्षण के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या है, ये आप शब्द आगे देखेंगे, इसके अंदर हम आपको जीन प्रारूप अनुपात बताएंगे। तो जीन प्रारूप है क्या, देखिए, जीन प्रारूप को आप इंग्लिश के अंदर क्या बोल देंगे, जीनोटाइप। बिल्कुल सही बात, जीन प्रारूप को आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, जीनोटाइप। देखिए ये क्या है, यह किसी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है, और ये युग्म विकल्पी के विशेष जोड़े होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कैसे नहीं देख सकते भाई, आपने टी अगर किसी के अंदर ये युग्म विकल्पी हैं लंबाई की जीन के लिए, तो ये पादप देखने में कैसा होगा, लंबा, ये पादप भी देखने में कैसा होगा, लंबा, और ये पादप देखने में कैसा होगा, बोना। तो जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका आनुवांशिक संगठन है, ठीक है, इसे आप क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप बोल देते हैं, जिन्हें आप आंखों से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि देख ली कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी होने पर दोनों पे ही लंबा है। आप प्लांट को देखकर कैसे बोल दोगे कि भाई इसके अंदर लंबाई की एक जीन जो है वो कैपिटल टी है, और ये जो दूसरा मुझे लंबा पौधा नजर आ रहा है उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है। नहीं, आप आंखों से देखकर नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही आपको लंबे नजर आ रहे हैं। ये अध्ययन करने पर पता चलता है, ठीक है, कि कैसे पेरेंट्स को आपने क्रॉस करवाया था, संकरण करवाया था, और किस हिसाब से फिर आप उसका जब चार्ट बनाते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तब आपको पता चलता है। नेक्स्ट आता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप जो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है, फिनोटाइप। किसी भी जीव का फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसका जो शारीरिक संगठन जो आपको नजर आ रहा है, जिसे आप अपने आंखों से भी देख सकते हैं, उसे आप किस में कहते हैं, लक्षण प्रारूप में। तो ये बेसिकली क्या है, शारीरिक
संगठन है। जैसे कि कैसे हो सकता है, किसी की लंबाई को लेकर हो सकता है, आंखों के रंग को लेकर हो सकता है, कोई नर है या मादा है, ये उसके शारीरिक संगठन से पता चल जाता है, लंबा है छोटा है, रंग गोरा है काला है, ये उसके शारीरिक संगठन से पता चलता है। तो ऐसी चीजें जिन्हें आप, ऐसे लक्षण जिन्हें आप आंखों से देखकर बता सकते हो, वो किस में आएंगे, आपके फिनोटाइप में या फिर लक्षण प्रारूप के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीन प्रारूप के बारे में और ये हो गया आपका लक्षण प्रारूप के बारे में, जो शब्दावली में क्या हो रह गया था, कुछ रह गया था और कुछ छूट गया था। अब हम आते हैं फिर से हमारे मेंडल पे, क्योंकि हम अपनी इस जेनेटिक्स को दो भागों में पढ़ेंगे, एक मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे और एक नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी। मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसे आप मेंडेलियन अनुवांशिकी भी बोल सकते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें आप मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए, वो अपने प्रयोगों में इतने सफल क्यों हुए, ऐसा क्या हुआ कि मेंडल, हमने अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे आज तो हमें पता है, अगर हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि हम ये भी पढ़ेंगे इसी मेंडल जेनेटिक्स के अंदर कि मेंडल को खुद के जीवित रहते हुए सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद सफलता मिली। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हम मेंडल जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। एक बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, बार बार दोहराने से क्या होता है कि आप बार बार सुनते हैं तो आपको याद होता है। मेंडल को आपने आनुवंशिकी का जनक कहा। जन्म इनका 22 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसके अंदर क्या है, एक शहर है ब्रुन शहर में भी सिलिसिया नाम के एक जगह पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये आप सबको पता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बायोलॉजी के साथ साथ इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स में कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ विज्ञान या गणित की भी गणनाओं को क्या किया, इस्तेमाल किया, जो कि इनके सफल होने का एक कारण भी बना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंडल ने जब अपने काम किए तो मेंडल ने अपने कामों को सबसे पहले 1845 के अंदर 1845 के अंदर अपने ब्रुन शहर के अंदर ही एक लोकल एग्जीबिशन लगी थी। ठीक है, जिसे क्या बोला गया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सबसे पहले इन्होंने अपने काम के बारे में बात करना प्रारंभ किया। हालांकि लोगों ने इन पे इतना ध्यान नहीं दिया, वो भी मैंने आपको वजह बताई थी कि लोग मेंडल पे इतना ध्यान इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि पहली बात तो एक छोटे से शहर में ही अपने काम को प्रकाशित करते थे, ज़्यादा बड़े बड़े पत्रिकाओं में वो अपने प्रकाशन को देते नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि उस दौरान सभी लोग डार्विन को सुनना पसंद कर रहे थे, क्योंकि डार्विन जो है वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, इसलिए मेंडल के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। और ऐसा करते करते, प्रयोग करते 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 अंत में क्या हुआ, मेंडल की 1884 के अंदर 1884 में 1884 में मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शायद इन्हें मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहा होगा, तो डायबिटीज़ की वजह से क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में अभी तक इन्हें कोई पहचान नहीं मिली है, लोग इन्हें नहीं जानते, लोगों को इनका काम भी नहीं पता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मटर के पौधे पर इतना काम करके गया है, जो ये बताकर गया है कि कैसे एक जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे, लोगों को इसमें अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, 3 वैज्ञानिक आए 1900 के अंदर, 1990 के अंदर, और यानी कि आप लगा सकते हैं तकरीबन 17-18 साल के बाद के अंदर वैज्ञानिक आए 3, और उन वैज्ञानिकों ने अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग होकर क्या किया, इनके काम को वापस से क्या किया, अध्ययन किया और बताया कि भाई मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था ब्रुन शहर के अंदर जो कि हमसे कुछ कहना चाहता था, पर हमने उसकी बात को नहीं माना, और वो जो भी बताना चाहता था जब स्टडी किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल के प्रयोगों के साथ के अंदर जब मैच करके देखा तो उसे पता चला भाई मेंडल तो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। एक पर्सन ने आज इतने टाइम पहले ही इन सब चीज़ों के ऊपर अध्ययन कर लिया था, रिजल्ट भी निकाल लिए थे, लेकिन हमने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो देखते हैं वो साइंटिस्ट कौन कौन थे। वो साइंटिस्ट के नाम थे, एक साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, एक साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, और एक साइंटिस्ट थे ट्रिशर मैक।
इन 3 वैज्ञानिकों ने वापस से मेंडल के कार्य पर कार्य किया और बताया कि मेंडल जो भी कार्य कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि मेंडल ने क्या कार्य किया, किस पर किया और मटर पे किया, ये आप देखेंगे आगे। और मटर को ही क्यों चुना, ये सारी चीजें हम आगे वाली क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, अब मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पहले चाहा था कि वो चूहे पे अपने प्रयोग करते, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पाए क्योंकि हमने आपको बताया कि वो मोंग थे एक चर्च में जहाँ पर एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना उन्हें अलाउ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मटर को चुना। इन्होंने जिस मटर को चुना उसे आम बोलचाल की भाषा में गार्डन पी कहा जाता है, जिसका अगर आप देखेंगे वनस्पतिक नाम जो है वो है पाइसम सटाइवम। तो आपको ये पाइसम सटाइवम ही याद करना है और ड्रेटस लेथायरस आपको याद नहीं करना है, आपको पाइसम सटाइवम याद करना है। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर को चुना। इस मटर का वनस्पतिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। इसे आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। किसको चुना, पाइसम सटाइवम या गार्डन पी को चुना। अब ये बात आती है कि पाइसम सटाइवम के साथ में फायदे क्या थे चुनने के और इसे ही क्यों चुना गया। इसका रीजन भी तो कुछ होगा ना भाई, इतने सारे प्लांट थे, गेंदे को भी चुन सकते थे वो, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकते, ऑरेंज को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने पाइसम सटाइवम को या मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो ये सुनिए। मटर के पौधे को चुनने का सबसे पहला कारण ये था कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कुछ ही महीनों में ये अपना पूरा जीवन काल पूरा कर लेता है। जैसे कि आप बीज को बो भी दोगे, उससे नया पादप भी उग जाएगा, उस पादप के अंदर फूल भी आ जाएंगे, फूल के साथ में फल भी बन जाएंगे, मटर की फलियां उस पर लग जाएगी, ठीक है, और फिर वापस से आप उसके एक पादप को वापस से उगा सकते हो। यानी कि 1 वर्षीय पौधा था, कुछ ही महीनों में 3 से 4 महीनों में ये अपना जीवन काल को क्या कर लेता था, संपूर्ण कर लेता था। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये नजर आई, जो सबसे पहला रीजन था, मटर एक वर्षीय पादप है जो 3 से 4 माह में अपना जीवन काल पूर्ण करता है। यानी कि बीज को बोने से लेकर दूसरा बीज बनने तक का काम 1 साल के अंदर हो जाता है। 3 से 4 तो बहुत सारी संतति है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ऐसे बहुत सारी पीढ़ियों को क्या किया जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता था, ठीक है। अगर यही काम ये किस पे करते, मान लीजिए बैम्बू के पेड़ पे करते, तो सोचिए बांस के पेड़ पे, बांस के अंदर 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, तो 100 साल तक तो मेंडल ही नहीं रहते बेचारे, मेंडल तो खुद ही 62-63 की उम्र में चल बसे थे। तो ये एक वर्षीय पादप था, 1 साल में अपना पूरा लाइफ साइकिल यानी अपना पूरा जीवन काल कंप्लीट करता था। दूसरा देखिए, मटर के जो पुष्प थे वो उभयलिंगी थे, कुछ ने द्विलिंगी भी कहते हैं, कुछ ने उभयलिंगी भी कहते हैं, यानी कि नर व मादा जननांग, जिसे आप पुंकेसर और स्त्री कैसर कहते हैं, ये एक ही पादप में पाए जाते थे। तो मटर के पुष्प उभय लिंगी यानी कि कैसे होते हैं, बाई सेक्सुअल होते हैं, जिनमें
नर जायांग, जिसे आप क्या कहते हैं, पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। और इसके अलावा मादा जायांग, जिसे आप क्या कहते हैं, स्त्री केसर या फिर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, जिसके अंदर आपको कार्पल या पिस्टल आ जाती है। एक ही पुष्प में क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है, तो नर जायांग जिसे पुंकेसर या फिर आप स्टेमन कहते हैं, और मादा जायांग जिसे आप स्त्री केसर या फिर पिस्टल या फिर क्या बोल देते हैं, कार्पल बोलते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये था कि मटर के पुष्प उभयलिंगी थे। तो मैम इनके उभयलिंगी होने से फायदा क्या है, हमें भी तो पता चले भी अगर पुष्प उभयलिंगी तो इससे क्या फायदा हुआ। देखिए, पुष्प के उभयलिंगी होने से फायदा ये था कि ये पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है, ऐसा होने पर वो इजीली क्या कर पाएंगे, आसानी से स्वपरागण कर पाएंगे आसानी से। वो किसी बाहरी एजेंट पर, ठीक है, या किसी बाहरी वाहक पर निर्भर नहीं करेंगे। तो तीसरा रीजन, मटर के पुष्प स्वपरागण, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन दर्शाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो शुद्ध कैरेक्टर्स होंगे ना, वो क्या रहेंगे, इनके अंदर आपस के अंदर बने रहेंगे। ठीक है, शुद्धता बनी रहेगी। ठीक है, तो स्वपरागण कर सकते थे। दूसरी बात, इनमें आसानी से परपरागण भी करवाया जा सकता था, परपरागण भी करवाया जा सकता है या सकता था। यानी कि आप चाहें तो इनमें परपरागण भी करवा सकते हैं। अब स्वपरागण और परपरागण आपको पता ही है, जब एक ही पुष्प पर पुंकेसर से निकलने वाले पॉलन ग्रेन, ठीक है, वो क्या हो, उसी पुष्प की स्त्री केसर पर जाकर क्या हो जाए, विकसित हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, ठीक है, अंकुरित हो जाए, तो उसे तो आप कहेंगे स्वपरागण। और परपरागण क्या है, जब एक ही पादप पे दो भिन्न भिन्न पुष्प हो, ठीक है, या फिर दो अलग अलग पादपों के पुष्पों पे से एक पादप से परागण निकलकर दूसरे पादप की स्त्री केसर पर जाकर अंकुरित हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अब इसके अंदर परपरागण क्यों कराया जा सकता था, इस बात को सुनिए, देखिए अच्छे से। मान लीजिए ये मेरा क्या है, मटर का पुष्प है। अभी आप देखेंगे कि मटर का जो पुष्प होगा वो पर्पल कलर का भी होगा, बैंगनी रंग का भी। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा बैंगनी रंग ही दे देती हूँ। ठीक है, अब इसके आपने क्या बोला, उभयलिंगी बोला। उभयलिंगी का मतलब ये है कि नर व मादा दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है। तो ये लीजिए, ये मैंने बना दिए पुंकेसर, और ये मैंने बना दिया स्त्री केसर, जिसे आप पिस्टिल या कार्पर कहते हैं, जिसके अंदर अंडकोशिका होगी और इसके अंदर परागकण क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, अब क्या है, ये उभयलिंगी पादप है, तो स्वपरागण तो कैसा होगा, ये परागण यहाँ से स्वयं ही क्या हो जाएंगे, इसी के पुंकेसर से इसी के स्त्री केसर पर आकर क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। अब मैम मैं परपरागण कैसे कह रहा हूँ, करवाऊँ, आप कहते हैं परपरागण भी कर सकते हैं। तो परपरागण इनमें कृत्रिम रूप से हो सकता था। कृत्रिम रूप से कैसे हो सकता था, विपुंसन की प्रक्रिया द्वारा। विपुंसन की प्रक्रिया में क्या किया जाता था, ये जो पुंकेसर होते ना, पुंकेसर को काट दिया जाता था। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। कैंची की सहायता से अब इनको काट देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, इसके पुंकेसर यहां से हट जाएंगे, लेकिन स्त्री केसर यहीं पे ही है। तो दूसरे पादप से जो
परागकण है वो क्या हो गया, दूसरे पुष्प से, मटर के ही पुष्प से, पाइसम सटाइवन से ही जो दूसरे परागकण है वो क्या हो सकते हैं, हवा के द्वारा या फिर कीटों के द्वारा इस स्त्री केसर पे आके बैठेंगे और अंकित होंगे, ठीक है, अंकुरित होंगे। तो दो अलग अलग पुष्प हो गए, तो इनके अंदर परागण भी हो सकता था। मेंडल ने क्या किया, वो दूसरे पुष्प से लेकर आए परागकणों को और उनको ब्रश से या अपने हाथ से क्या कर दिया, इस स्त्री केसर पर क्या कर दिया, छिड़क दिया। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, दो भिन्न भिन्न पुष्पों के बीच में भी क्या करवा के देखा, परागकण करा के देखा कि उनके रिजल्ट क्या आते हैं। चलिए, एक बात तो ये एक और हो गई जिसकी वजह से मटर के पादप को यूज किया। एक और देखिए, मटर का जो पादप है वो एक साथ के अंदर या एक ही बार में बहुत सारे बीज देता है। बिल्कुल सही बात है, आजकल सर्दी का मौसम है, मटर हम सबके घर में आ रहा है, एक फली में आराम से 7 से 8 मटर के दाने निकल जाते हैं। ये दाने कैसे काम करेंगे भाई, मटर के बीज की तरह तो काम करेंगे। अगर आपको नया मटर का पादप लगाना है तो आप इस बीज को बो दीजिए, नया मटर का पादप खड़ा हो जाएगा आपके सामने, है या नहीं है। तो ये बेसिकली एक और रीजन ये आया कि मटर एक बार में अनेकों बीज उत्पन्न करता है। तो बच्चों फिर से देख लें कि मेंडल ने मटर के पादप को क्यों इस्तेमाल किया। सबसे पहला रीजन ये था कि मटर के अंदर बेसिकली क्या था, वो 1 वर्षीय पादप है, यानी कि एक ऋतु के अंदर वो अपना पूरा जीवन काल कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है। उसी में उसका अंकुरण भी हो जाएगा, उसी में उसमें पुष्पन भी हो जाएगा, उसी में उसमें फलन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। दूसरा रीजन ये था कि मटर के अंदर मिलने वाले पुष्प उभयलिंगी थे, यानी कि नर व मादा दोनों जननांग ही एक ही पुष्प में मिल रहे थे। तीसरा ये था कि मटर जो है वो प्राकृतिक रूप से स्वपरागण और कृत्रिम रूप से परपरागण भी कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से माता और पिता का चयन करके उनके अंदर संकरण करवा सकते थे यहाँ पर। और चौथा रीजन ये था कि मटर एक बार में अनेकों बीज उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपको अगला एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए एक साथ बहुत सारी संततियां मिल जाती है, जिनके बीच में आप क्रॉस करवा के नए नए रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने किसका उपयोग किया, मटर का उपयोग किया। अब हम देखते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, क्योंकि और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स को किया, लेकिन उनको वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जो किसको प्राप्त हुई, बेसिकली मेंडल को प्राप्त हुई। तो इसे अब आप ऐसे ही सुन लीजिए। मेंडल को सफलता मिलने का पहला रीजन ये था कि उन्होंने क्या किया, एक बार में सिर्फ एक ही कारक के ऊपर क्या किया, ध्यान दिया। यानी कि जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगी कि मटर के अंदर उन्होंने, हाँ एक और रीजन है, सुनिए, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हो रही हूँ। मटर के अंदर बहुत सारे वैकल्पिक गुण होते थे, यानी कि वैकल्पिक क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते थे जिनको चुना जा सकता था। मटर में एक से ज्यादा वैकल्पिक कारक होते हैं, तो मटर में एक से अधिक वैकल्पिक कारक थे या कारक है। जैसे कि मटर का पौधा लंबा हो सकता है, बोना हो सकता है, इसको भी आधार बना के क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। मटर के पुष्प जो है वो बैंगनी रंग के भी हो सकते हैं या सफेद रंग के भी, एक आधार ये हो गया, अभी आप आगे पढ़ेंगे। मटर की जो फली है वो कैसी हो सकती है, फूली हुई भी हो सकती है या फिर सिकुड़ी भी हो सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कारण हो जाएगा, है या नहीं है। मटर के जो पुष्प की स्थिति है वो शीर्षस्थ भी हो सकती है, कक्षस्थ भी हो सकती है, जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे मटर के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स थे जिनको भी एक साथ ध्यान में रखकर आप स्टडी कर सकते थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सफलता क्यों रही, मेंडल को सफलता क्यों मिली। पहली बात सुनिए, जो बाकी सब वैज्ञानिक थे ना, वो एक साथ सारे कारकों को ही क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट में ले लेते थे, लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल ने एक बार के अंदर सिर्फ एक ही कारक पर अध्ययन किया। जैसे कि उन्होंने पहले लिया, भाई मैं पहले पादप की लंबाई के ऊपर काम करूंगा, मैं देखूंगा लंबाई के अंदर क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो ना अपना जो ध्यान है वो एक बार में एक ही कारक के ऊपर क्या किया, केंद्रित किया, और 6 से 7 तक उसकी पीढ़ियां बनाई और इस तरीके से उन्हें रिजल्ट्स मिले। तो एक बार में एक ही पर कॉन्सेंट्रेट किया। दूसरी बात, वो जो भी अपना काम करते थे उसके अंदर थोड़ा सा गणितज्ञ आंकलन भी करते थे, ठीक है, थोड़ी सी उसमें एनालिसिस भी लगाते थे, और उन्हें अपने सारे कार्य का एक डेटा यानी कि एक पूरा का पूरा पोथा बनाकर रखा। तो हर चीज को लिखते थे, उनके बहुत अच्छी आदत है लिखने की। अगर हम भी अगर लिख के पढ़ते तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है ना, अच्छे से एक्सप्लेन होती है। तो यही था कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से लिखते थे,
ठीक है। और तीसरी बात ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं शायद मेंडल की किस्मत भी अच्छी थी कि वो मटर के पादप पे अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर पाए। तो ये कुछ सफलता के रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल क्या हुए, सफल हुए। अब हम ये देखते हैं कि मेंडल ने किन किन वैकल्पिक कारकों को चुनकर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेंडल ने बेसिकली 7 वैकल्पिक कारकों को चुना, यानी कि 7 भिन्न भिन्न लक्षणों को चुना और उनके ऊपर क्या किया, अपने प्रयोग किए और उसके आधार पर रिजल्ट दिए। जब उन्हें 7 लक्षणों के रिजल्ट बराबर मिले तो उनको लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, जो भी मेरा प्रयोग है वो क्या जा रहा है, बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये 7 कारक पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कारक क्या होते हैं। याद करो, अब हमारे पास में जीन शब्द आ गया है, यानी कि जो ये 7 कारक है ये वो 7 जीन है। ठीक है, या जो 7 लक्षण है वो पर्टिकुलरली 7 जीन की वजह से क्या हो रहे होंगे, कंट्रोल हो रहे होंगे, यानी कि ये गुणसूत्र पर मिलने वाली जीन होंगी। तो देखिए, मेंडल द्वारा चुने गए 7 वैकल्पिक रूप, देखते हैं कौन कौन से। इन 7 वैकल्पिक रूपों के अंदर भी क्या था, एलिलिज्म था, यानी कि उसके कितने थे, 2 एलील्स थी उसकी। ठीक है, यानी कि 2 युग्म विकल्पी थे उसके। देखते हैं कैसे। तो यहां पे मैं लिख रही हूं लक्षण। अब युग्म विकल्पी यानी एलिलिज्म में क्या होता है, एक लक्षण तो क्या होता है, प्रभावी होता है, जो भी मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट होगा, जो हर स्थिति में अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। और एक क्या होगा, अप्रभावी होगा लक्षण। एक एलील क्या होगी, अप्रभावी होगी। चलिए, सबसे पहला लक्षण जो कि सब बच्चे बहुत एक बार में बोल देते हैं, पादप की लंबाई। किसकी लंबाई ले रहे हैं हम यहाँ पर, पादप की। तो भाई पादप या तो देखने में कैसा होगा, लंबा होगा, या फिर कैसा होगा, बौना होगा। पहले ये पता नहीं था मेंडल को कि कौन सा प्रभावी लक्षण है, कौन सा अप्रभावी। आज तो हम क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ चुके हैं, तो हम पहले ही बता सकते हैं कि ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी। मेंडल को पता नहीं था, मेंडल तो एक्सपेरिमेंट करते, फिर उन्हें बताया कि भाई ये लक्षण प्रभावी और ये अप्रभावी। चलिए, दूसरा लक्षण लेते हैं हम, बीज का आकार। तो बीज का आकार या तो कैसा हो सकता था, गोल, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, राउंड, इसे आप बोलते हैं टॉल, और इसे आप बोल देते हैं ड्वार्फ। एक तो था गोल, यानी कि राउंड शेप हो, बिल्कुल गोलाकार हो, और एक कैसा था यहां पर, झुर्रीदार। झुर्रीदार, ठीक है, यानी कि रिंकल्ड, सॉरी, झुर्रीदार का मतलब था रिंकल्ड। क्यों, देखिए, मटर के दाने में स्टार्च मिलता है। स्टार्च एक प्रकार की शर्करा है, उसे बांधने के लिए एक एंजाइम मिलता है जिसे आप स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम यानी शर्करा को बांधने वाला एंजाइम कहते हैं। जब ये शर्करा बंध जाती है तो मटर का दाना गोल हो जाता है, और अगर ये शर्करा नहीं बंध पाई, ये एंजाइम अनुपस्थित रहा, तो इस कंडीशन में आपका जो मटर का दाना होगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिसे आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपने कहीं किसी फली के अंदर देखा हो ना, तो बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा दाना निकल कर आता है, तो वो कौन सा है, झुर्रीदार वाला है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मटर का आकार, बीज का आकार हो गया। अब हम आते हैं बीज का रंग। तो अगर बीज का रंग कैसा है, पीला है, यानी कि अगर ये कैसा है, येलो कलर का है, तब तो वो उसका प्रभावी रंग है। और अगर ये कैसा है, हरा है, यानी कि ग्रीन है, तो ये कैसा होगा, अप्रभावी। तो देखिए हमारे पास में हरा, ग्रीन कलर ज्यादा आता है, इसके रीजन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फली। फली का रंग, तो फली के रंग के अंदर जो डोमिनेंट है या जो प्रभावी है, वो तो कौन सा होता है आपके पास में, हरा रंग, यानी कि ग्रीन। ठीक है, और इसी का जो दूसरा ऑप्शन है वो कौन सा है, पीला, यानी कि येलो।
अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फली की आकृति या फली का आकार। फली के आकार में जो उसका प्रभावी लक्षण है वो तो कैसा हो कि वो फूली हुई हो, फूली हुई, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इनफ्लेटेड, या फिर कैसी हो, सिकुड़ी हुई हो, ठीक है, सिकुड़ी हुई, जिसे आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब और भी रह गए, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, अभी 2 गुण और रह गए। देखिए 2 गुण और कौन कौन से हैं। छठे नंबर पे जो आपके पास में यहाँ पर आएगा वही लक्षण, उसका प्रभावी रूप और उसका अप्रभावी रूप। तो देखिए नेक्स्ट जो आपके पास में आता है वो आता है पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। तो पुष्प के रंग के अंदर जो बैंगनी रंग है, यानी कि जो पर्पल कलर है, वो तो कैसा है, डोमिनेंट है और प्रभावी है। कौन सा, पर्पल। और जो सफेद रंग है, यानी कि जो क्या है, व्हाइट कलर है, वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। नेक्स्ट देखिए 7वां लक्षण क्या था, पुष्प की स्थिति। तो पुष्प देखिए स्थिति के आधार पर कैसा होगा, या तो कैसा हो, कक्षस्थ हो, यानी कि एक्सिलरी हो, या फिर कैसा हो, शीर्षस्थ हो, जो इसका अप्रभावी है, शीर्षस्थ, यानी कि टर्मिनल पोजीशन पे हो। इसे भी समझ लीजिए, ये क्या है भाई, मान लीजिए ये पादप है, ठीक है। तो मान लीजिए पुष्प अगर कहाँ पर है, यहाँ पर है, पुष्प यहाँ पर है, तो ये ब्रांच अपने आप में आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो हो गई कक्षस्थ स्थिति, एक्सिलरी स्थिति। और अगर क्या हो, ऐसा हो, ये प्लांट है और पुष्प बिल्कुल इसके शीर्ष पर जाकर लग गया, तो ये हो जाएगी इसकी शीर्षस्थ स्थिति। तो मैंने अगर किसी को कक्षस्थ या शीर्षस्थ अवस्था पता नहीं है, पोजीशन पता नहीं है, तो वह भी मैंने आपको बता दी। तो हमने देखा कि मेंडल ने किन 7 वैकल्पिक लक्षणों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सामान्यतः पादप की लंबाई, ठीक है, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का रंग, फली का आकार, इन 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को या अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रखकर अपने क्या करवाए, सारे के सारे प्रयोग किए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ठीक है, जो थोड़ा सा हायर है। देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि आपके जितने भी ये लक्षण हैं, ठीक है, इनको कौन कंट्रोल कर रही है, जीन कंट्रोल कर रही है। और जीन क्या है, डीएनए का एक खंड ही है, ठीक है। और जब ये डीएनए के खंड आपस में जुड़ते हैं, ये जो डीएनए का खंड होता है, ये आपकी कोशिका के अंदर छोटे छोटे धागों के रूप में पढ़ाते हैं, जिन्हें आप गुणसूत्रीय धागे या फिर क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। जो ये गुणसूत्र होते हैं ना, इनका जो नंबर है वो सब में फिक्स है, हर एक जाति में। जैसे कि हम लोग होमो सेपियंस है, तो हमारी जाति क्या हो गई, सेपियंस। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मेरे अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, कोई और दूसरा मानव है या आप जो मनुष्य हैं, उन सभी में कितने क्रोमोसोम है, 46। ऐसे ही मटर के अंदर भी इन गुणसूत्रों की संख्या क्या है, फिक्स है। अब हर एक लक्षण हर एक गुणसूत्र पर नहीं पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो 7 लक्षण जो अभी हमने पढ़े, वो सामान्यतः कौन कौन से गुणसूत्र पे मिल रहे थे, वो पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट, 4th, 5th और 7th, यानी कि पहले, चौथे और 5वें और 7वें गुणसूत्र पर ये सारे के सारे लक्षण मिलते हैं। कोई एक पहले पे मिलेगा, कोई चौथे पे मिलेगा, कोई 5वें पे, कोई 7वें पे। मैम लक्षण तो 7 है, आपने गुणसूत्र तो आप 4 ही बताए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लक्षण जो होते हैं वो चौथे नंबर के, वो किसके ऊपर मिलते हैं, चौथे नंबर के गुणसूत्र पर जो है सबसे ज़्यादा लक्षण उपस्थित है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि मेंडल के जो 7 लक्षण थे जिन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना था, वो कौन कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित थे। तो आपका आंसर होगा पहले, चौथे, 5वें, 7वें।
या वो पूछ ले कि भाई पहले चौथे पांचवें सातवें पे ये सबसे सारे लक्षण उपस्थित थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे थे, तो चौथे नंबर के गुणसूत्र पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं मेंडल ने कैसे कैसे प्रयोग किए और उसके आधार पर उसने क्या क्या नियम दिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के आनुवंशिकी के नियम, लेकिन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या प्रयोग किया और उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकाले। तो देखिए, मेंडल ने भिन्न भिन्न प्रयोग किए। मैंने क्या बताया कि वो एक बार में किसी एक ही लक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। जब उनके एक ही लक्षण पर किए गए, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर प्रयोग पूरे हो गए, तो फिर वो 2 लक्षणों को, फिर 3 लक्षणों को ऐसे ध्यान में रखकर वो क्या करने लगे, क्रॉस करने लगे या फिर संकरण करवाने लगे। संकरण का मतलब क्या होता है, नर व मादा युग्मकों के अंदर मिलने वाला डीएनए जब एक दूसरे के साथ में क्या हो, संलयित हो जाए, तो उसे आप संकरण की प्रक्रिया बोलते हो। ठीक है। अब अगर वो एक ही लक्षण को रखकर या एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण करवा रहा है, तो उसे क्या बोला गया, एकल संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला गया। तो सबसे पहला हम ये देख रहे हैं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ही हम मेंडल के नियम देखेंगे कि इस क्रॉस के आधार पर उसने कौन कौन से नियम बनाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेंडल के प्रयोग, और उसमें हम देखते हैं एकल संकरण या एक संकरण। जिसे क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक बार में एक ही लक्षण पे ध्यान दिया। मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं जो ज़्यादातर स्कूलों में भी लिया जाता है और किताबों में लिया जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं पादप की लंबाई। भाई ये पादप की लंबाई तो क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी। इसकी 2 एलील कौन कौन सी होगी, या तो ये होगा लंबा जिसे आप शो करेंगे टीटी से भाई, और ये या फिर क्या होगा बोना जिसे आप शो करेंगे स्मॉल टी से। मैम ये 2-2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सामान्य स्थिति में हम सब द्विगुणित अवस्था में मिलते हैं। हमारे पास गुणसूत्रों के 2 सेट उपस्थित होते हैं हमेशा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम इसे द्विगुणित अवस्था में लिखेंगे, लंबाई के भी और बोनेपन के भी। ठीक है, चलिए हमने क्रॉस करवाया। हमने क्रॉस कैसे करवाया ये देखते हैं। हमने शुद्ध अवस्था के अंदर एक नर लिया और एक मादा लिया। तो हमने एक नर पादप लिया और एक, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रंग को चेंज कर देती हूँ, यहाँ हम इधर आ जाते हैं, लीजिए। एक हमने नर पादप लिया और एक हमने मादा पादप लिया, और इनकी लंबाई वाली जीन ले ली। तो ये वाला जो नर पादप था ये तो हमने लिया लंबा, शुद्ध लंबा, और ये हमने क्या लिया, शुद्ध बोना। शुद्ध लंबा या शुद्ध बोना का मतलब कि इनके दोनों युग्म विकल्पी समान होंगे। युग्म विकल्पी समान होने का मतलब है कि ये जो स्थिति दर्शा रहा होगा वो तो होगी कैपिटल टी, और अब ये जो होगी इसके अंदर वो होगी स्मॉल टी। चलिए भाई, लैंगिक जनन करना है। लैंगिक जनन होते जननी कोशिकाओं यानी कि सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स और युग्मकों की आवश्यकता होती है। पहली बात, युग्मकों का निर्माण जिस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। युग्मकों का निर्माण कभी भी समसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको विभाजन का थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। देखिए, अब आपके अंदर कोशिका जो विभाजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि कोई अगर विज्ञान वर्ग से नहीं है तो वो समझ ले इस बात को। एक तो होता है आपके यहाँ पर समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, जो एक मात्र कोशिका होती है वो विभाजन के बाद में 2 कोशिकाएं बनाती है, और उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का नंबर समान रहता है। यानी कि अगर इस कोशिका के अंदर गुणसूत्र 46 थे तो इसमें भी 46 गुणसूत्र वाली ही कोशिका बनेगी, और 46 वाली संख्या में कितनी बनेगी, 2। समसूत्री विभाजन सामान्यतः शरीर के अंदर या फिर आप कह सकते हैं शरीर की वृद्धि करवाने के लिए होता है। इससे किसी भी प्रकार की जननी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। दूसरा जो कोशिका विभाजन होता है इसे आप बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसका मतलब आधा, यानी कि यहाँ पर जो मात्र कोशिका होगी वो विभाजन के बाद में कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, कोशिकाएं तो वो बनाएगी 4। सोचो कोशिकाएं कितनी बन रही है, 4, लेकिन उनके अंदर गुणसूत्रों का नंबर क्या हो जाएगा, आधा आधा।
और इस प्रकार जो ये कोशिकाएं बनती है, इन कोशिकाओं को आप कहते हैं युग्मक, या फिर आप इन्हें क्या बोलते हैं, गेमेट, जिसे पादपों में आप परागकण और मादा में इसे अंडकोशिका और मनुष्य में इन्हें आप स्पर्म और एग सेल्स कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, युग्मक। तो युग्मक के अंदर किसी भी कारक की, किसी भी जीन की कोई एक ही एलील जाती है, दोनों एलील नहीं जाती है। अगर दोनों चलेंगे, देखो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 46 गुणसूत्र रखने वाला नर है, ये 46 गुणसूत्र रखने वाली मादा है। इन्होंने समसूत्री विभाजन से अगर आपने क्या बना लिए होते, युग्मक बना लिए होते, तो स्पर्म भी 46 का बनता, अंडाणु भी 46 का बनता, और जब इन दोनों का संलयन होता तो 92 गुणसूत्र रखने वाला इनके यहाँ पर संतति उत्पन्न होती। राक्षस पैदा, ये क्या 92, जबकि जनन तो होता ही कैसे है, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे तो जाति का रूप ही बदल जाता है या नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, जब लैंगिक जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मकों के बनाने के लिए। अर्थात जो युग्मक होते हैं वो युग्म विकल्पी होते हैं, जो अलील होते हैं उसका कोई एक ही पार्ट अपने साथ में लेकर आते हैं। तो चलिए इस चीज को हम आगे देखते हैं, कैसे समझते हैं। अब मेंडल ने अपना एक संकर क्रॉस किया, यानी कि एक संकरण करवाया, और उन्होंने किसी एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर ये क्रॉस करवाना चाहा। ठीक है, और उन्होंने लिया लंबापन। नर जो पादप था उससे बिल्कुल शुद्ध लंबा लिया, और जो मादा पादप थी इसे क्या लिया, शुद्ध बोना लिया है उन्होंने। ठीक है, चलिए अब ये इस टाइम पे द्विगुणित है। कैसे हैं ये सभी के सब द्विगुणित। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जिसके द्वारा क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। चलिए जी, ये भी अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और ये भी युग्मक बनाने हैं, तो यहां पर क्या होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक यानी कि गेमेट्स बनेंगे। किसके द्वारा बन रहे हैं ये गेमेट्स, अर्धसूत्री विभाजन से। यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री। अभी मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन से बेसिकली क्या होगा, अलील एक यानी कि आधा रह जाएगा, जो कोशिका की गुणिता है वो आधा हो जाएगी, अगुणित कोशिका बनेगी। तो चलिए यहाँ पर जो गैमेट बना, दूसरा भी यही बनेगा, तो हम एक ही बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो गैमेट यानी कि मादा युग्मक जो बना वो ये वाला बन गया। ये परागकण है, ये अंडकोशिका है। ये परागकण अगर एक ही पुष्प में है तो अपने पुंकेसर से स्थिकेसर पे चल जाएंगे, या माध्यमों की हेल्प से, सहायता से क्या होगा, परागण होगा। तो ये क्या हो गया, परागण, जिसे आप क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और इस तरीके से इस नर और मादा युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा, जिससे ये बना। ये पहली पीढ़ी है, हमने जब इनको कंसीडर करा है, हमने इन पे फोकस किया है, पेरेंट्स पे या इन जनकों से। ये पहली पीढ़ी है, तो इसे आपने क्या कहा, F1 पीढ़ी कहा था, याद करो। और F1 पीढ़ी के अंदर चाहे सम युग्मक की चाहे विषम, ये विषम युग्मक की अवस्था बनी है, क्योंकि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो जो लक्षण अपने आप को दिखाएगा उसे आप क्या कहेंगे, प्रभावी। तो F1 पीढ़ी में जब ये पादप आगे जाकर बड़े होंगे, इन बीजों को जब हम आगे जाकर बोएंगे, तो इनके सारे के सारे पादप कैसे थे, लंबे थे, यानी कि पादप कैसा था, लंबा था। चलिए, तो F1 पीढ़ी का प्रयोग से हमें ये तो पता चल गया कि लंबापन जो है वो प्रभावी गुण है, समझ में आ रहा है, और बोनापन जो है वो कैसा गुण है, अप्रभावी गुण है। राइट, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके ऊपर और क्रॉस करवाए गए। अब इन F1 पीढ़ी का ही क्या कराया गया, स्वपरागण करवाया गया। इनमें क्या कराया गया, स्वपरागण, यानी इसी पीढ़ी के बहुत सारे बीज बने होंगे, इन पादपों को गाया और इनके बीच में आपस में क्या करवाए, क्रॉस करवाए। तो जब इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाए तो देखिए क्या हुआ होगा, वही F1 पीढ़ी में सारे पादप कैसे बने, टी वाले। तो इसे हमने नर पादप ले लिया और एक हमने मादा पादप ले लिया। वापस से क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। सीधी सी बात है भाई, जनन करने के लिए युग्मक तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन से वापस से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ये जो युग्मक होंगे, मैंने आपको बताया था किसी एक ही एलील को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर दो तरह के युग्मक बन सकते हैं, एक तो ऐसा और एक ऐसा। ये कौन से हो गए, नर युग्मक। ऐसे ही दो तरह के मादा युग्मक भी बन सकते हैं। अब इन नर और मादा युग्मक का हम संकरण करवाएं तो देख लीजिए, अगर इसका संकरण, ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से जाकर मिला तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा। यह नर युग्मक इस मादा युग्मक से जाकर मिलेगा तो रिजल्ट
ये आएगा, यह युग्मक इससे मिलेगा तो भी रिजल्ट ये आएगा, और यानी कि दो समयुग्म की और दो विषम युग्म की अवस्थाएं क्या होगी, प्राप्त होगी। जब इनका रिजल्ट मेंडल ने देखा तो दो तो ऐसे थे जो बिल्कुल अपने दो तो ऐसे हुए जो बिल्कुल शुद्ध रूप से क्या थे, अपने लक्षणों को दिखा रहे थे, और दो विषम युग्म की अवस्था में थे। यानी कि देखेंगे तो ये कैसा होगा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों ही एलील यानी दोनों ही युग्म विकल्पी क्या है, समान है। ये भी देखने में तो कैसा होगा, लंबा, ये भी बाहर से देखने में कैसा होगा, लंबा, और ये कैसा होगा, शुद्ध बोना। तो अगर मैं आपसे इनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप पूछूं तो लक्षण प्रारूप, जिसे बेटा आप लोगों ने क्या कहा था, फिनोटाइप कहा था, वो फिनोटाइप कैसा होगा भाई, लक्षण देखने में, मुझे देखने में ये भी लंबा नजर आ रहा है, ये भी लंबा नजर आ रहा है, ये भी, तो यहाँ पर जो लक्षण प्रारूप होगा वो आया 3:1, जिसमें 3 तो क्या है, लंबे, और 1 क्या है, बोना है नहीं। दूसरा देखते हैं जीन प्रारूप, जिसे आपने क्या कहा था, जीनोटाइप, जिसमें कहा था आपने कि युग्म विकल्पियों का विशेष प्रकार से क्या हो जाना, जमाव होना, या विशेष प्रकार का उनका क्या होना, उनका इक्वेशन के बैठने को आपने क्या कहा था, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में देखिए यहाँ पर कैसे मिले हमें 3 तरह के मिले हैं, टीटी, ये 1, ऐसे 2 है, तो ये क्या हो गया इसका जीन प्रारूप, और ये हो गया इसका लक्षण प्रारूप। तो ये हो गया आपका एक संकरण, ठीक है, जिसमें एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर क्या करवाया गया है, क्रॉस करवाया गया। अब इस संकरण के आधार पर मेंडल के कुछ वंशागति के नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, ताकि हम अगली क्लास में जब जाएं तो उसको आपको और भी मजेदार तरीके से समझ में आए।